टाइम अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ है अलग अलग तरीके से, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? देखिए, जो भरतनाट्यम है ये सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। जो भी शास्त्रीय नृत्य हैं, फिर जितने भी नृत्य हैं, उसमें सबसे प्राचीन नृत्य के रूप में जाना जाता है। और यह जो नृत्य है तमिलनाडु में देवदासियों के द्वारा विकसित या फिर प्रसारित किया गया था। ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य में इसकी उत्पत्ति हुई है। और तमिलनाडु राज्य जो कि दक्षिण भारत का एक राज्य है, यहाँ का ही यह एक क्लासिकल या फिर शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे प्राचीन नृत्य के रूप में जाना जाता है। थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल भी डिस्कस करेंगे। देखिए, जो भरतनाट्यम है इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो सादिर से हुई है। सादिर क्या है? तो सादिर एक प्रकार का नृत्य ही है जो कि तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो यहीं से इसकी एक प्रकार से उत्पत्ति हुई है या फिर इसी नृत्य का ये रूप है जिसको हम भरतनाट्यम बोलते हैं। ठीक है, देखिए देवदासियां क्या होती हैं इनको भी जरा समझ लीजिए। जो ये देवदासी होती हैं ये कुंवारी लड़कियां होती थीं जिनको धर्म के नाम पर ईश्वर के साथ, भगवान के साथ या फिर मंदिरों के साथ उनका विवाह कर दिया जाता था या फिर उनको मंदिरों को दान कर दिया जाता था। और ख़ासतौर पर जो परिवार कोई मन्नत मांगते थे तो मुराद पूरी होने के बाद वो ऐसा करते थे। और जो ये लड़कियां होती थी, कुंवारी लड़कियां होती थी, इनको ही देवदासी बोला जाता था। ठीक है, इनको जीवन भर इसी तरह रहना पड़ता था। मंदिरों में ही ये डांस करती थी, म्यूज़िक सीखती थी। और इस दौरान जब ये मंदिर में रहती थी तो इस दौरान कई बार इनका सेक्सुअल हैरेसमेंट भी किया जाता था। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी देवदासी प्रथा का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो भरतनाट्यम नृत्य है इसे शास्त्रीय नृत्य की अन्य सभी शैलियों की जननी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका यदि हम इतिहास देखें, इसकी यदि हम हिस्ट्री देखें तो करीब ये 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा भरतनाट्यम एक एकल नृत्य भी है और समूह नृत्य भी है। मतलब एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है और समूह में भी इसको करते हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर भी आधारित है। तो आप जानते ही होंगे भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है इस पर ही ये आधारित है। ठीक है, काफ़ी प्राचीन ग्रंथ है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो जितनी भी ये डिटेल बताई है, कहीं से भी कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान से सारे पॉइंट नोट डाउन करने हैं। इसके अलावा भरतनाट्यम की यदि हम बात करें तो इसके जो प्रमुख नर्तक हैं इनकी भी हम बात कर लेते हैं, जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ई कृष्ण अय्यर और मृणालिनी साराभाई। तो ये कुछ प्रमुख नर्तक हैं भरतनाट्यम के। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य का एक रूप है? ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा कालबेलिया नृत्य, है ना। ये राजस्थान की कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है और इसको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, आपको याद रखना है। देखिए, इसको 2010 में जो UN या फिर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, ठीक है, इसकी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, ये 2010 ईयर भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो ये पर्टिकुलर नृत्य है कालबेलिया नृत्य, है ना, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? कालबेलिया समुदाय जनजाति के द्वारा किया जाता है। और इनका जो ये नृत्य है, इनकी ही जो पारंपरिक पूरी जीवन शैली है, इसकी एक अभिव्यक्ति दिखाती है, आपको याद रखना है। इनके जीवन शैली की ही अभिव्यक्ति को डांस के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा कालबेलिया जनजाति की यदि हम बात करें तो कभी प्राचीन समय में ये जो रेगिस्तान है, थार डेजर्ट है, यहाँ पर सर्प पकड़ने का कार्य करती थी। इसके अलावा इसका एक प्रमुख पॉइंट ये भी है कि ये जो नृत्य है मुख्यतः महिलाओं के द्वारा, फीमेल के द्वारा ही प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और जो पुरुष होते हैं वो नॉर्मली यहाँ पर जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको बजाते हैं और महिलाएं यहाँ पर डांस प्रस्तुत करती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान राज्य के कुछ अन्य लोक नृत्य की हम बात करें तो घूमर काफ़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अक्सर यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसको रजवाड़ी नृत्य के नाम से भी जानते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में। भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और ख्याल नृत्य। ठीक है, तो ये कुछ राजस्थान के अन्य नृत्य हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। इनमें से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ को समर्पित है? देखिए, SSC, MTS, RRB और भी मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिसी। यह एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है और भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ठीक है, तो देखिए जो ओडिसी ये शास्त्रीय नृत्य है, इसका जन्म भी कहाँ हुआ है? तो जो मंदिर में देवदासियां नृत्य करती थी तो यहाँ से ही इसका जन्म हुआ है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यह भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण पर आधारित है ना। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण जो है रचना किसकी है? तो नंदिकेश्वर भारत के प्राचीन महान नाट्य सिद्धांतकार हैं।
तो इनकी ये रचना है अभिनय दर्पण, इसका भी आप अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। तो इन दोनों शास्त्रों पर ये आधारित है, ठीक है। उड़ीसा का ये लोक नृत्य है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसे सचल मूर्ति के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। और इसका जो प्रारंभिक हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं उड़ीसी नृत्य के, तो उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में देखने को मिलते हैं, जबकि ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों और कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में भी इस नृत्य के हमें उल्लेख मिलते हैं। तो याद रखना, उड़ीसा का ये शास्त्रीय नृत्य है, नाट्यशास्त्र अभिनय दर्पण पर ये आधारित है, ठीक है। देवदासियों के द्वारा ही इसकी शुरुआत हुई थी उड़ीसा के मंदिरों से। ये कुछ जितने भी पॉइंट बताए हैं, कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड जो प्रमुख डांसर्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं, जैसे कि सोनल मानसिंह काफ़ी चर्चित नाम है, ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। केलूचरण महापात्र, दुर्गा चरण रणवीर, तो ये सभी ओडिसी से संबंधित हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी शास्त्रीय नृत्य से ही संबंधित है। मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है, इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, है ना। दक्षिण भारत का राज्य है केरल, तो यहाँ पर ही मोहिनी अट्टम की एक प्रकार से शुरुआत मानी जाती है, या फिर केरल राज्य का ही एक शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। देखिए जो मोहिनी अट्टम है ये लास्य से प्रेरित है, मतलब इसमें जो डांस की मुद्राएं होती हैं वो कोमल, शांत और सौम्य रूप से प्रस्तुत की जाती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और संगीत उपकरण के रूप में यहाँ पर मृदंगम, मधालम, है ना, बैरम ड्रम जिसको हम बोलते हैं, बांसुरी, वीणा, इन सब से प्रस्तुत इनको किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखना है जो मोहिनी अट्टम है इसका जो विषय है, मुख्यतः जिस विषय पर इसको प्रेजेंट किया जाता है, तो भगवान के प्रति समर्पण के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा इसको जब नृत्य करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो सफ़ेद रंग के कपड़ों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है पहनने के लिए। तो ये कुछ अन्य डांस भी आपको याद रखना है। कुछ इसके यदि हम प्रमुख नर्तक की बात करें तो कल्याणी अम्मा, नारायण मेनन, हेमा मालिनी और सुनंदा नायर, ये मोहिनी अट्टम के प्रमुख नर्तक हैं, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कथकली, है ना। जो कथकली है ये भी केरल का ही एक शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है। देखिए ये जो नृत्य है कथकली, इसमें काफ़ी हैवी गेटअप होता है, अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है। इसको आप यहाँ इमेज में और इसमें भी देख सकते हैं, वीडियो क्लिप में भी देख सकते हैं, तो काफ़ी हैवी गेटअप होता है इसमें। और इसमें नर्तक द्वारा राजाओं, देवताओं और राक्षसों की भूमिका का यहाँ पर प्रस्तुति की जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा जो कथकली है ये भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर ही आधारित डांस है, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए कथकली जो है ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, कथा और कली। कथा का मतलब है कहानी और कली का अर्थ होता है नाटक, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका जो उदय हुआ था 17वीं शताब्दी में त्रावणकोर केरल में इसका उदय हुआ था। इसके अलावा प्रारंभ में इसको मंदिर परिसर में ही प्रदर्शित किया जाता था और बाद में इसको शाही दरबारों में लोकप्रियता मिली, ठीक है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारित है, यह भी आपको याद रखना है। देखिए ज़्यादातर जो आपको शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलेंगे वो मंदिर परिसर से ही इनकी स्टार्टिंग हुई है, बहुत सारे देवदासियों के द्वारा किए जाते थे, ठीक है। बाद में ये अन्य जो शाही दरबार होते थे वहाँ पर प्रचलित हुए और फिर आधुनिकता में हम देखें तो हर जगह ये प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि अभी मैंने बताया था, नृत्य, संगीत, भाव, भंगिमा, नाटक का यह एक यहाँ पर संयोजन होता है और राजाओं, देवताओं, राक्षसों की भूमिका का यहाँ पर प्रस्तुति की जाती है, ठीक है। यह नृत्य जो है मुख्यतः आमतौर पर आप देखेंगे तो पुरुषों के द्वारा ही ये किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। प्रमुख नर्तक की बात करें तो रीता गांगुली, कोट्टकल शिवरमन और गोपीनाथ इसके कुछ प्रमुख नर्तक हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, है ना। यह भी एक शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो कुचिपुड़ी नृत्य है आपको याद रखना है, जो भागवत कथाएं हैं इनकी ही कहानियों पर आधारित एक शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, ठीक है। आप क्लिप में इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा इसका जो नाम पड़ा है आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलुपुरम गांव के नाम पर इसका नाम पड़ा है, आपको याद रखना है। इसके अलावा इसके कुछ प्रमुख नर्तक की हम बात करें तो बी सत्यनारायण शर्मा, यामिनी कृष्णमूर्ति, वेम्पत्ति चित्रा सत्यम, सिद्धेंद्र योगी, ये कुछ इसके प्रमुख नर्तक हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कथक। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए कथक नृत्य जो है इसके जनक कौन कहे जाते हैं, ये भी जैसा आप नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट की लखनऊ घराने के जो ईश्वरी प्रसाद हैं
इनको कथक का जनक कहा जाता है। यह जो नृत्य है भगवान कृष्ण के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको नटवरी नृत्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप खासतौर पर नोट डाउन करना, ठीक है। इसके अलावा इसका जो जन्म हुआ है कथक शब्द का, तो कथा शब्द से हुआ है और इसका अर्थ होता है कि कथा कहना, है ना। तो ये मीनिंग आपको इसकी याद रखना है। इसके अलावा प्राचीन टाइम में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो मंदिर और गांव में इसका प्रदर्शन किया जाता था, और जो प्राचीन ग्रंथ होते थे तो नृत्य के माध्यम से जो ये प्राचीन ग्रंथों की कहानियां हैं उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता था। इसके अलावा कथक एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जो कि हिंदुस्तानी और उत्तर भारतीय संगीत से संबंधित है ना। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है इससे संबंधित है, आपको याद रखना है। इसके अलावा कथक के अंतर्गत प्रमुख घराने हैं, जैसे कि जयपुर घराना हो गया, लखनऊ घराना हो गया, रायगढ़ घराना हो गया, बनारस घराना हो गया। तो इन सब का संबंध है, इससे आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके प्रमुख नर्तक की यदि हम बात करें तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, विद्या गौरी अडगर, सितारा देवी, ये सब कुछ इसके प्रमुख नर्तक हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्रिय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम राज्य, है ना। नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है असम, तो यहाँ से ही इसका संबंध है, आपको याद रखना है। देखिए ये जो नृत्य है पारंपरिक रूप से यदि हम इसकी बात करें तो यह केवल जो मठ होते थे, बौद्ध मठ वगैरह हो गए, तो यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता था अपने दैनिक अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए, या फिर उसके एक भाग के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता था। और जो त्योहार वगैरह होते थे उसमें इसका प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन आज के दौर में केवल पौराणिक विषयों तक यह सीमित नहीं है, बल्कि स्त्री पुरुष द्वारा नॉर्मली मंच में इसका प्रदर्शन किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक बात आपको याद रखना है कि ये जो पर्टिकुलर शास्त्रीय नृत्य है यह भगवान विष्णु की पौराणिक कथाओं के समावेशन इसमें चलता है। इसके अलावा याद रखना है जो शास्त्रीय नृत्य है भगवान विष्णु की पौराणिक कथाओं पर आधारित है और इसका ही इसमें समावेश होता है। और इसका श्रेय जो है 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के एक विद्वान थे, या फिर ऐसा बोल लीजिए इस नृत्य के जो संस्थापक थे संत महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव, तो इनको ही संस्थापक माना जाता है इस नृत्य का, आपको याद रखना है। इसके अलावा वर्ष 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य के रूप में दर्जा दिया गया, तो ये बात भी आपको याद रखना है। देखिए जितने भी अलग से मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ध्यान से नोट डाउन कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ से, क्योंकि बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसके अलावा इससे संबंधित कुछ प्रमुख नर्तक की हम बात करें तो जोगेन दत्ता व्यान, अनीता शरसा, टंकेश्वर हजारिका, बोरबायन, ये संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। प्रमुख नृत्य की यदि हम बात करें तो बिहू नृत्य, यह असमिया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और खुशी और उत्साह का प्रतीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहू नृत्य का संबंध भी असम से ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी का संबंध है, तो मणिपुर राज्य से, नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है मणिपुर, ठीक है, तो यहाँ से ही इसका संबंध है, आपको याद रखना। और एक ये शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना। देखिए जो मणिपुरी नृत्य है यह भारत के अन्य नृत्यों से काफ़ी अलग है। इस नृत्य के दौरान जो शरीर होता है, जो शरीर की मूवमेंट होती है वो काफ़ी स्लो होती है, काफ़ी धीमी गति से होती है। इसके अलावा यह जो नृत्य है मुख्यतः जो हिंदू वैष्णव संप्रदाय हैं इनके प्रसंगों पर आधारित है, आपको याद रखना है। और इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं, ठीक है, मतलब राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों को नृत्य के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा हम और डिटेल देख लेते हैं। इसका जो नाम है ना, चूँकि इसकी उत्पत्ति मणिपुर में हुई थी तो इसी राज्य के नाम पर इसका नाम मणिपुरी रख दिया गया, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है, राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग इसमें प्रमुख रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके अलावा 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ यह विकसित हुआ था। इसके अलावा इसमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गीत गोविंद में जो ये रचनाएं हैं, है ना, तो इन्हीं विषय वस्तुओं के साथ प्रमुख रूप से इसको प्रदर्शित किया जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें इस नृत्य से संबंधित प्रमुख डांसर्स की, तो छावेरी सिस्टर्स काफ़ी प्रसिद्ध हैं, आपको याद रखना है। नयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना, ये छावेरी सिस्टर्स जो हैं ये काफ़ी फेमस हैं। इसके अलावा इसके प्रमुख डांसर्स की यदि हम बात करें तो छावेरी सिस्टर्स हो गई, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। गुरु बिपिन सिंह हो गए, एन माधवी देवी हो गई, यह मणिपुरी के प्रमुख कलाकार हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य लक्षद्वीप से संबंधित है ना। लक्षद्वीप आपको पता होगा अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है, तो यहाँ पर लावा लोक नृत्य किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। यह मुख्य रूप से लक्षद्वीप के पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। यह उत्सव के अवसरों पर किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है, आपको याद रखना है, पारंपरिक शैली से किया जाता है।
और जो यहाँ लक्षद्वीप में एक मिनिकॉय आइलैंड है, हमने डिस्कस किया है, आपको याद आ रहा होगा। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल के बारे में हमने डिस्कस किया है। मिनिकॉय द्वीप के बारे में हमने ज्योग्राफी में डिस्कस किया है। तो इसी मिनिकॉय द्वीप का सबसे प्रसिद्ध प्रचलित लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यह जो नृत्य है, लावा नृत्य, यह संगीत, गीत और लय के साथ सुंदर भावों को प्रदर्शित करता है या फिर सुंदर भाव के साथ प्रस्तुति की जाती है। इसमें पंक्तिबद्ध होकर के ढोलों की आवाज़ के साथ नृत्य करते हैं, जैसा कि आप यहाँ इमेज में